अरे बहू, चाय कब लेके आएगी? कितना इंतजार करूं तेरा मैं? अरे मेरे जमाने में ना मेरी सास मुझे ना आवाज लगाती थी ना, उससे पहले मैं उनके हाथों में ना चाय रख देती थी। और तू तू तो पता नहीं कब लेके आएगी महारानी कहीं की। रानी इस तरह चिल्ला चिल्ला कर अपनी बहू को पुकार रही थी। सास की आवाज सुनकर उसकी बहू प्रिया हाथ में चाय लेकर आती है। माफ करना माँ जी, वो ना थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना, किचन में थोड़ा ज्यादा काम था तो मैं उन कामों में व्यस्त हो गई। अच्छा जी, काम तो तुम्हें ही होते हैं, दुनिया भर के काम तो तुम्हारे पास ही पड़े हैं। हम तो यूं ही आराम करते हैं, हमसे तो काम होता नहीं है। हमारे हाथ पैर तो टूट ही गए हैं, पूरा काम तो तू ही करती है। हम तो कब बैठ के ऑर्डर ही देते रहते हैं ना। अब यूं मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाके काम कर ले। अपनी बहू को सुनाकर वो चाय पीने लगती है। उसके बाद रात के समय रानी फिर से अपनी बहू पर खाना बनाते हुए हमला कर देती है। माँ जी, दाल तो ठीक बनी है और वैसे भी दाल तो पतली ही अच्छी लगती है ताकि उसके साथ चावल खाए जाए। और आप हैं कि बेकार में ही नुक्स निकाल रही हैं। अरे अच्छा जी, अब इतनी जुबान लड़ाएगी क्या मुझसे? इतनी जुबान लड़ाने से अच्छा काम में हाथ लगा लेते तो अच्छा ही रहता। थोड़ा काम भी तो ढंग का होता। मैं तेरे को सुनाने नहीं बैठती अभी, जो इतना वो करती है। अरे मुझे तो ये लगता है तुझे ना सारा काम ना हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले, सही से बेटा ये कर ले। तू तो अपने आप नहीं करेगी कुछ भी काम। अरे रानी, पी के आई हो क्या पानी? या खुद को समझने लगी हो सच में रानी? क्यों सुना रही हो बहू को अपनी अधूरी कहानी? अब मेरा मतलब है क्यों सुना रही हो बहू को? तब से ही देख रहा हूँ पक 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 बोले जा रही हो। भगवान ने जुबान दी है तो क्या चलाती रहोगी? अरे कभी हाथ पांव चलाती हो? नहीं, वो तो नहीं होता। बस जुबान चलवा लो इनसे। और एक बात बताओ, ये बहू है या तुम्हारी नौकरानी है जो इसमें इतना चिल्ला रही हो, इतने काम करवाती हो, इतने सितम करती हो, खा खा कर मोटी भैंस होती जा रही हो? ये नहीं कि खुद हाथ पांव चलाऊं। अरे आपको बीच में बोलना जरूरी है क्या? हर बार बीच में टांग अड़ाते रहते हो। इतना ना बोलना ना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ना आपकी वजह से ये बहू ना हमारे ना सर पे चढ़ी हुई है। अरे आपको क्या लगता है कि मुझे किटकिट करना अच्छा लगता है क्या? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। आपको सिखाने की ना मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? अब बहू को सही चीजें सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि आपकी। अरे कल को मैं चली गई ना, सबको यही याद आएगा, ये तो अच्छा ही कहती थी, रानी तो सबसे अच्छी थी। लेकिन अभी सबको ये लग रहा होगा चुप रही होगी मेरी बातें। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब समझ आएगा सबको। मैं भी तो उसी पल का इंतजार कर रही हूँ जब आप सच में ना रहो और इस घर में थोड़ी शांति हो। क्या 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 बोली बहू? क्या बोल रही ये बता। कुछ नहीं माँ जी। तो दोस्तों, ये है प्रिया और ये है उसकी सास रानी, जिसे सच में हर बात पर किटकिट करने की आदत थी। जब तक वो अपनी बहू पर चिल्ला न ले या गुस्सा न निकाल ले, उसे चैन ही नहीं मिलता था। ऐसे ही इन लोगों की शुरुआत हुआ करती, किटकिट बाजी से ही। शाम का सूरज ढलता है। ऐसे एक दिन प्रिया कपड़े धो रही थी, तभी उसकी सास रानी वहाँ आती है और अपने हाथ में कुछ कपड़े लिए प्रिया के आगे पटक देती है। इतने सारे कपड़े देखकर प्रिया भी अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी, ये आपने इतनी सारी साड़ियाँ यहाँ क्यों रखी हुई हैं? अरे ये तो धुली हुई हैं। अरे किसने कहा ये सारी की सारी धुली हुई है? अरे गंदी है सारी की सारी, तभी यहाँ पर पड़ी हुई है, वरना मैंने अलमारी में संभाल के नहीं रखी होती सारी की सारी ये। लेकिन माँ जी, आपकी साड़ी खुद अपने हाथों से धोई थी मैंने। अरे तू इन कपड़ों को धुला हुआ कहती है? हे भगवान, ना जाने आजकल की बहुओं को हुआ क्या है। हम अपने जमाने में कपड़े धोते थे ना, पहले हम नदी किनारे जाते थे, वहाँ पर हम रगड़ रगड़ के कपड़े धोते थे। जब तक उन कपड़ों में ना चांद जैसी चमक ना आ जाए तब तक हम रगड़ते जाते थे। काम चोरी नहीं करते थे तुम्हारी तरह, जो तुम ऐसे नखरे दिखाती हो। माँ जी ये कपड़े गंदे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। माँ जी, ताने देने की ना एक हद होती है। आपने बेकार में ही सारी साड़ियाँ जमीन पर गिराकर गंदी कर दी। अब मुझे इन्हें फिर से धोना पड़ेगा, जबकि इन्हें मैंने बहुत अच्छे से अपने हाथों से धोया था।
अरे मुझे बात बात पे ना किटकिट करने की ना आदत नहीं है, लेकिन तेरी हरकतें देखती हूँ ना मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ना तुझे इतना समझा चुकी हूँ ना, मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ। तुझे तो मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि तू तो अपनी अकल ना गुइया के खेत में ना बेच आई है, वहाँ से लाना भूल ही गई है तू। रानी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी प्रिया बहुत देर तक मेहनत से कपड़े धोती है और कुछ देर बाद वो सभी के लिए खाना बनाती है। यही सब करने में उसे आधी रात हो जाती है। ऐसे ही देर रात मयंक उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्रिया आती है वो उसे बाहों में भरने लगता है। अरे आज मेरी जान को काम करने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अब दूर मत रहो और कितना इंतजार करवाओगी। दूर हटिए और मेरे पास आने की ना कोशिश मत करिए। मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज मेरी किटकिट करने वाली सास ने ना मुझे बहुत परेशान किया। अभी तक तो तुम्हें तुम्हारी सास ने परेशान किया है, अब तुम्हें तुम्हारी सास का बेटा परेशान करेगा। बच के रहना आज तुम मुझसे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। सासू माँ को तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन आपकी तो मैं खाट खड़ी कर दूंगी। अगर आज आप मेरे आसपास भी आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही सुबह से इतने काम कर करके ना मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे सोने दीजिए प्लीज। प्रिया ये बोलती है और सो जाती है। मयंक भी उदास हो जाता है और बिस्तर पर बैठकर खुद से कहता है, हे भगवान, लगता है मेरी बीवी की किटकिट करने वाली सास ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। इसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही होगा। अब अगले दिन प्रिया रसोई में खाना बना रही होती है और खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, मैं देखती हूँ आज माँ जी मुझ पर किस बात पर गुस्सा उतारती है। मैंने सब कुछ उनके हिसाब से बनाया है। दाल गाढ़ी है, रोटियाँ पतली है और सब्जी भी ठीक ठाक है। मसाले भी चेक कर लिए मैंने। अब मेरी सास को ना मैं बिना बात के किटकिट करने का कोई मौका नहीं दूंगी। प्रिया ये सोचकर खुश हो रही थी। कुछ ही देर में वो सब लोगों के लिए नाश्ता लगा देती है। प्रिया को लग रहा था कि उसकी सास बेकार में उस पर गुस्सा नहीं कर पाएगी, पर होता ये नहीं है। वही तो देखना बाकी है। उसकी सास खाना खा रही थी, प्रिया उससे घूरे जा रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि आज तो वो उसकी तारीफ करेगी। अरे बहू, क्या बात है? मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या जो तुम मुझे घूरी जा रही है? या तूने खाने में जहर मिला रखा है जो तू असर होने का इंतजार कर रही है मेरे चेहरे पर? ये कैसी बातें करती हो माँ जी? आप मेरी दुश्मन थोड़ी ना हो जो मैं आपको मारने की सोचूंगी। अरे अरे बहू, तुझे क्यों मारना चाहेगी? वो तो मुझे मारना चाहती है, क्योंकि तेरा दुश्मन तो मैं हूँ ना। और बहू सास की तो बहुत बनती है, तो बहू का पक्ष ले रही है, मैं जानता हूँ। मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हो दोनों, मुझे सब समझ आता है। अरे आप तो बेवक्त ना मजाक करते रहते हो। अरे लगता है ना गैस ना आपके सर पे चढ़ जाती है जो इतना मजाक करते हो। इतना ज्यादा हंसी ठिठोली करने से अच्छा ना थोड़ा सा काम कर लोगे ना सही रहेगा। वैसे काम से याद आया, आपके पास कोई काम नहीं है क्या जो इतना बेवक्त मजाक करते रहते हो? माँ जी, वो मैं आपको इसलिए घूर रही थी ना कि आपसे पूछना था कि आज नाश्ता कैसा बनाया है। सब कुछ आपके हिसाब से ही बनाया है मैंने। देखो, दाल गाढ़ी है, सब्जी भी ठीक ठाक है और रोटियां एकदम नरम है जो कि आपको पसंद है। हाँ प्रिया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मन कर रहा है खाना बनाने वाले का हाथ ही चूम लूं। अरे बस कीजिए, ये बात मैंने माँ जी से पूछी है, आपसे नहीं। आप मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं? माँ जी आप बताइए ना। अरे सुबह सुबह लोग तो नाश्ता अच्छा अच्छा करते हैं। लोग पोहा खाते हैं, चावल खाते हैं, इडली डोसा सांबर, लेकिन तूने तो दोपहर का नाश्ता ही परोस दिया। साफ साफ बोल, तुझे काम चोरी करनी थी कि तुझे कुछ खाने के लिए नहीं बनाना था? ऐसा खाना परोस के रख दिया मेरे सामने। पर माँ जी मैं तो क्या माँ जी मैं तो कर रही है? समय बचाने के लिए तूने ये सब किया है। अरे इतनी काम चोरी करती है तू सुबह से, मुझे समझ नहीं आता है। तू मुझे एक बात साफ साफ बता दे, तुझे मयंक के साथ घूमने जाना है या कहीं जाना है जो तू इतनी ज्यादा काम चोरी करती है? एक दिन तो छोड़ो, 10 दिन तू ऐसी हरकतें करती है। मेरा गुस्सा ना मेरे सर पे चढ़ जाता है। अच्छा एक बात बता, तेरा मायके जाने का मन कर रहा है क्या? मुझे तो लगा ही था कि तू ऐसी हरकतें तो मायके जाने के लिए ही करती है।
रानी ये बोलती है और ठूस ठूस कर 10 रोटियां खा जाती है और साथ ही बहुत सारे चावल, 3 कप चाय और ना जाने क्या क्या वो अकेले खा जाती है। प्रिया को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। एक तरफ उसकी सास ठूस ठूस कर खा भी रही थी और दूसरी तरफ उसकी बुराई भी कर रही थी। बस बहुत हो गया। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है और जब मेरी सास को हर चीज में किटकिट करने की आदत है, तो अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी जब तक उन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं होता। प्रिया ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और सामान बांधकर घर से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके ससुर वहाँ पर आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बहू, मेरी बात तू ध्यान से सुन। वो जो तेरी मोटी भैंस है ना, अरे मेरा मतलब तेरी जो सास है, अरे उसके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन तेरे अंदर तो है। अरे मायके तो हर बहू उठ के चली जाती है। तेरी सास भी कई बार जा चुकी थी, लेकिन हर दूसरे दिन मुंह उठा के खुद आ जाती थी। मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसा कर कि तेरी सास का दिमाग घूम जाए, उसकी अकल ठिकाने आ जाए। वैसे सच कहूँ तो अकल तो है नहीं, लेकिन क्या पता थोड़ी बहुत हो। घुटनों में तो चेक किया नहीं, शायद वहाँ हो, लेकिन उसकी किटकिट करने की आदत के कर हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। बेटा तू कुछ कर, बेटा कर, तू कुछ कर। मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है बेटा, तू ही कुछ कर सकती है। ससुर की बात सुनकर प्रिया उनकी तरफ देखती है। प्रिया को ऐसे देखकर उसके ससुर कहते हैं, मैं जानता हूँ बहू, तू अपनी सास की किटकिट से परेशान हो चुकी है। अरे मैं भी उसकी किटकिट से बहुत परेशान रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता। अरे तुझे पता है, एक बार उसे ले जाकर मेले में खो आया। अरे पुलिस वाले वापस दे गए। अरे फिर एक बार खो आया कुंभ के मेले में, वहाँ से भी पुलिस वाले लेकर आ गए। अब मैं क्या करूँ? लेकिन तुझे बता दूं, तू जो सोच रही है कि सास की अकल ठिकाने लगाने के लिए मायके चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है वो, अरे एक समय के लिए कुत्ते की पूंछ को पकड़ के सीधा किया जाए तो हो भी जाए, लेकिन तेरी सास, अरे वो नहीं सीधी होने वाली। उसके लिए कुछ तरकीब लगानी होगी। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा ताकि तेरी सास सुधर जाए, वरना हम लोगों का जीना दुश्वार कर देगी वो बुढ़िया। क्या नाम है तेरी सास का? जो भी है छोड़, लेकिन हमें उसका कलेश बंद करवाना होगा। तो अब आप ही बताइए कुछ बाबूजी कि मैं क्या करूं? इसके बाद प्रिया के ससुर उसे एक तरकीब बताते हैं। प्रिया सबकी नजरों में अब नाराज होकर मायके चली जाती है और प्रिया के ससुर के कहे अनुसार रानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही देर में प्रिया एक बूढ़ी औरत का वेश लेकर घर पर आती है और कहती है, अरे घर में कोई है या सारे के सारे मर गए हैं इस घर के? बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर अब रानी और उसका पति घर के दरवाजे पर आते हैं और रानी उस औरत को देखकर कहती है, अरे ओ अम्मा, कहाँ घुसी जा रही हो अंदर? घर का पता नहीं पता क्या जो यहाँ पर चली आई हो? रास्ता वास्ता भूल गई हो क्या? शर्म नहीं आती तुझे? अरे तेरी सास तेरे सामने खड़ी है, उसके पैर छू, चाय पानी पूछ, यहाँ दरवाजे पर ही सवाल करने की क्या ही जरूरत है तुझे? अरे कैसी सास और कौन सी सास कह रही हो? मेरी सास तो 20 साल पहले ना चल बसी है। अरे कैसी बकवास कर रही हो तुम? अरे ये मेरी मौसी है, शकुंतला मौसी। अरे इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए तुमने पहचाना नहीं होगा। अरे हमारी शादी में आई थी, पहचाना नहीं क्या तुमने? अरे शादी को ना 30 साल हो चुके हैं और 500 बाराती आए थे, इतना ही याद है मुझे। किस किस के चेहरे, किस किस की शक्लें कितना याद रखूंगी मैं। और एक बात बताओ, ये थी तो इतने समय से कहाँ गायब थी? अच्छा, तो अब मुझे तुझसे पूछकर अपने बेटे से मिलने आना होगा। कल मुँह ही इधर आ, चल मेरे पैर छू। बूढ़ी औरत की ऐसी बातें सुन के पैर छूती है, जिसके बाद अब बूढ़ी औरत घर में आकर बैठ जाती है और कहती है, रानी जा, चल अब मेरे लिए बढ़िया से आलू पूरी हलवा और बढ़िया सी चाय बना ला। माँ जी कुछ हल्का खा लीजिए ना, क्योंकि ना प्रिया बहू तो कुछ घंटे पहले ही मायके चली गई है और इतना सब कुछ मैं कहाँ से बना पाऊंगी? तू ही बनाएगी करमजली, और कौन बनाएगा? लगता है सास के बिना तेरे शरीर में जंग लग गया है।
कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तेरा सारा का सारा जंग निकाल दूंगी। अब रानी की आफत शुरू हो गई थी क्योंकि उसके सर पर भी किट किट करने वाली सास जो आ गई थी। एक हफ्ते तक बूढ़ी औरत जो प्रिया थी वो रानी को बहुत परेशान करती है। घर में उससे 2-2 बार पोछा लगवाती है और बार बार बर्तन धुलवाती है, बार बार खाना बनवाती है। ये सब देखकर एक दिन रानी परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तब इसके घर वाले वहाँ पर आते हैं। क्या हो गया माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे बेटा क्या करूं मैं, जब से बहू गई है ना तब से उसके जाने का मुझे एहसास हो रहा है। मैंने उसके साथ कितना ज्यादा गलत किया है। हर बात पे किट 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 करती रहती थी मैं उसको। अरे वो ये सब कर तो लेती थी लेकिन मुझसे कहाँ होगा, और मुझे तो वो एक बार भी जवाब नहीं देती थी। अब पता चला है मुझे सब कुछ कि जब से मेरी सास मेरे सर पे आके तांडव कर रही है ना, तब मुझे एहसास हुआ है मेरी बेचारी बहू कितना ज्यादा सहन करती है। अरे वो तो मुझे पलट के जवाब तक नहीं देती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कितना ज्यादा झेलूं इनको। अब क्या फायदा तुम्हारा पछताने का, बहू का दिल तो तोड़ दिया ना तुमने। बस बस चल अब ये नाटक बंद कर और जा रात का खाना बनाने की तैयारी कर ले। रानी ये सुनकर मायूस हो जाती है और खाना बनाने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी प्रिया को एहसास होता है कि अब ये मजाक बहुत ज्यादा हो चुका है। वो अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहती है, माँ जी खाना बन गया है, आपको कुछ भी बनाने की ना जरूरत नहीं है। मैं समझ गई थी आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैंने पहले ही खाना बना दिया था। बहू तू? हाँ हाँ, बहू को ये सब मैंने ही बताया था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। अब रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रिया को अपने गले से लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ सच में बहुत ज्यादा गलत किया है। मुझे ना तेरी परेशानी जब समझ आई जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आज के बाद तेरा सम्मान और तेरी इज्जत दोनों करूंगी। अरे अरे माँ जी, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ जी आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आप मुझसे माफी मत मांगिए। इसके बाद प्रिया भी रानी को माफ कर देती है और दोनों सास बहू प्यार से रहने लगते हैं और प्रिया भी अपनी बात बात पर किटकिट करने वाली सास से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेती है।